जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 11th बच्चों, आज हम आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर एक सॉल्व करवाएंगे और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम इस वीडियो में रखने वाले हैं। यहाँ पर आपको सही हल चुनकर लिखना है, यानी कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, तो पदों की संख्या क्या होगी? 218 is the last term of a series 8, 15, 22, then number of terms is। बच्चों बहुत सिंपल है, यानी इवन 10th क्लास का बच्चा भी इसे कर सकता है, बट अब हम इसको बता रहे हैं आपको कैसे होगा। श्रेणी है 8, फिर है 15, फिर है 22 और इसका जो लास्ट टर्म है वो है 218। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये अरिथमेटिक सीरीज है कि ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो पहले एपी के लिए टेस्ट करते हैं। एपी के लिए टेस्ट कैसे होता है बेटा? डी। डी मीन्स डिफरेंस ऑफ टू सक्सेसिव टर्म्स, दो क्रमागत पदों का अंतर। तो 15 a2 माइनस a1, सॉरी, हाँ, 15 माइनस 8 कितना होगा? 7। ओके, यहाँ पर हम a3 माइनस a2 से भी एक बार चेक कर लेते हैं। 22 माइनस 15, तो यहाँ से भी कितना आया? 7। तो ये भी 7, ये भी 7, यानी कि कॉमन डिफरेंस है। सिंपल दो टर्म्स का डिफरेंस नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो डी हो गया। ए है 8, इसका मतलब ये एपी है, ये क्लियर हो गया कि ये एपी है। अब ए है आपके पास, डी है आपके पास, और लास्ट टर्म भी है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला पहले तो हम ये मान लेते हैं कि लेट देयर बी एन टर्म्स इन दिस सीरीज, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लिखने का नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो लास्ट टर्म जो है हम ये मानकर चलते हैं कि इस सीरीज में एन टर्म्स हैं। इसका मतलब ये जो 218 है ये nth टर्म हुआ, ए एन है ना, nth टर्म हुआ ना। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a प्लस n माइनस 1 d is equal to 218. Now put the values. A is 8, n minus 1, d is 7 is equal to 218. n minus 1 is equal to 210 upon 7, n is equal to 31। ओके, ये आप कर लेना कैलकुलेशंस। तो इसका आंसर है बच्चों बी, दैट इज 31। दैट मीन्स देयर आर 31 टर्म्स इन दिस सीरीज। ओके, नाउ पार्ट नंबर 2। दो राशियों का समांतर माध्य 27 तथा हरात्मक माध्य 12 है, तो उसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा? तो ये बच्चों आपका हार्मोनिक मीन आ गया। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में दिया है, कुछ तो ये अपना तड़का लगाते ही हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ क्वांटिटीज बी 27, हार्मोनिक मीन बी 12 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन आपको बताना है। तो हम पार्ट नंबर 2 में अरिथमेटिक मीन को लेते हैं 27, हार्मोनिक मीन को बोलते हैं h, दैट इज 12, और ज्योमेट्रिक मीन को बोलते हैं g, that we have to find. So what is the relation among them? It is g is equal to square root of a into h, that's all. तो a कितना है? 27, h कितना है? 12। ठीक, 27 में 3 3 होते हैं और 12 में एक 3 होता है, एक 4, तो एक पेयर ये बन गया 3 इंटू 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 2 जार 18। ओके, 18। ठीक, आपको एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है ज्योमेट्रिक मीन, और उससे छोटा होता है हार्मोनिक मीन। तो देख लीजिए 27, 18 और 12 करेक्ट है ना। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन बच्चों हो गया 18। दैट इज पार्ट नंबर 1। अब ये थर्ड पार्ट जो है, यदि डिटर्मिनेंट ए इज 0 तो आव्यूह ए है। यदि डिटर्मिनेंट ए शून्य हो देन मैट्रिक्स ए इज व्युत्क्रमणीय, इन्वर्टिबल, अव्युत्क्रमणीय, नॉन इन्वर्टिबल, ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बच्चों डिटर्मिनेंट ए
अगर ज़ीरो है तो मैट्रिक्स ए कैसी होगी, ये अभी तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने क्लास 12th में जाना है, तब जाकर ये आपको मालूम चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो इन्वर्स होता है ना, मैट्रिक्स का इन्वर्स, वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। आपको नहीं मालूम एडजॉइंट ए क्या होता है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। और डिटर्मिनेंट ए कितना दिया है, ज़ीरो, यानी किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाएगा तो अनडिटरमाइंड टर्म या इन्फिनिटी पर पहुंचेगा, तो हम इसको बोल देंगे नॉन इन्वर्टेबल या अव्युत्क्रमणीय। तो ये आपके सिलेबस का नहीं है, एक जनरल वे में मैंने आपको बता दिया। पार्ट नंबर 4, त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC दिए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC be A00, B04, C40, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल B। अब आप एक बात सोच सकते हो कि मैम इसमें तो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, फिर हम वैल्यूज रखेंगे, तो लेंदी क्वेश्चन है, इसको ऑब्जेक्टिव में क्यों दिया है? इसको ऑब्जेक्टिव में बच्चों इसलिए दिया है कि 1 2 3 4 zeros आर देयर एंड ज़ीरो मेक्स अवर क्वेश्चन सिंपल। ज़ीरो हमारे क्वेश्चन को सरल बना देता है, इसलिए उन्होंने ऐसा क्वेश्चन आपको MCQ में दिया है। ओके, तो अब आपको फॉर्मूला याद है, इट इज़ पार्ट नंबर 5। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 1/2, फिर होता है x1 y2 माइनस y3। पढ़ाते समय बच्चों मैंने इसको याद रखने का प्रोसीजर भी आपको बताया है, तो याद कर लेना या देख लेना उस वीडियो को। तो 1/2, x1 है 0। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको y2 माइनस y3 सजाने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर ज़ीरो है ना बच्चों, तो अंदर जो भी होता रहे ज़ीरो ही होगा, है ना, हो गया इजी, एक पोर्शन गायब हो गया। सेकेंड पॉइंट है, यहाँ लिख दूँ पॉइंट आपके लिए, पहला पॉइंट है 0 0, फिर है 0 4 और फिर है 4 0, तो x1 0 था। ओके, अब x2 भी 0 है, तो यहाँ 0, यहाँ कुछ भी होता रहे, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इन ज़ीरोज़ की वजह से हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। अब आ जाइए x3 पर, तो x3 ज़रूर 4 है। इसके बाद y1 माइनस y2, तो 0 माइनस 4, कुल मिलाकर मुझे मिला -16/2, दैट इज -8। और जो एरिया होता है या डिस्टेंस होती है दैट कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इस चीज़ को हम वर्ड्स में लिख देते हैं या कई बार तो फॉर्मूले में ही लगा दिया जाता है, तो हमारा आंसर हो गया 8 स्क्वायर यूनिट्स। गॉट इट? तो देखें इसमें है क्या आंसर, यस, ए पार्ट। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, यदि सरल रेखाएं y बराबर 3x + 7 और y इज इक्वल टू mx + 2 परस्पर लंबवत हैं, तो if straight lines these are perpendicular to each other then 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 आएगा, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है या ये रिलेशन। ओके, इट्स वेरी सिंपल। पार्ट नंबर 6, y इज इक्वल टू 3x + 7, y इज इक्वल टू mx + 2। बच्चों आपको इक्वेशन की मालूम है क्या होती है, y इज इक्वल टू mx + c। m क्या होता है, m होती है ग्रेडियंट यानी कि प्रवणता, है ना, और c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ठीक, तो इस लाइन की प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट, प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट कितनी है, 3, तो इसको बोल देंगे m1। ओके, m1 कितनी है, 3। दूसरी लाइन की ग्रेडियंट कितनी है, प्रवणता, इसको बोल देंगे m2, और ये कितनी है बच्चों, m। आपको पता है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं यानी कि लंबवत होती हैं, तब इनकी प्रवणताओं में क्या रिलेशन होता है, याद है, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 हमेशा होता है, यानी एक की ग्रेडियंट दूसरे की ग्रेडियंट की निगेटिव रेसिप्रोकल होती है। गॉट इट? तो फिर वैल्यूज रख दूं मैं, m1 के प्लेस पर रख दिया मैंने 3,
m2 बच्चों मेरा है m इज इक्वल टू -1, यानी कि m की वैल्यू, हाँ ऐसे रहने तो हमको वैल्यू थोड़ी पूछी है, इन्होंने हमको रिलेशन पूछा है ना। तो हमारा रिलेशन बच्चों आ रहा है 3m इज इक्वल टू -1, ये आ रहा है ना। तो हम इसको 3m + 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें आंसर्स में देखते हैं ये कहाँ पर हमको मिल रहा है। लीजिए, तो सारे ए पर ही आते जा रहे हैं। 3m + 1 इज इक्वल टू 0। गॉट इट। नाउ पार्ट नंबर 7। यदि मूल बिंदु से सरल रेखा 4x + 3y + c = 0 पर डाले गए लंब का मान 2 है तो c का मान क्या है? If the perpendicular distance drawn from the origin, spelling गलत है, origin to straight line 4x + 3y + c is equal to 0 is 2, then the value of c is, बच्चों देखो एनुअल एग्जाम का पेपर है ना, यानी कि आपको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होंगे, यानी कि पूरी बुक आपको याद होनी चाहिए, कोई क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है ना। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है और उसमें एक स्ट्रेट लाइन है और ये पॉइंट, अब ये पॉइंट ओरिजिन है, ठीक है। इस ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है और इसकी लेंथ है 2 और ये जो लाइन है ना बच्चों, ये है 4x + 3y + c इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये c क्या होगा आपको बताना, यानी कि किस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया वो भी मालूम है, परपेंडिकुलर यानी कि इस लंब की लंबाई वो भी मालूम है। इस इक्वेशन के भी हमको दो कंपोनेंट्स मालूम है, कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें परपेंडिकुलर का फॉर्मूला बच्चों याद होना चाहिए। गॉट इट। तो अब इस पर वर्क करेंगे। हाँ बेटा, तो ये पॉइंट है आपका ओरिजिन, ओके, और ये लाइन है आपकी, एक बार और देखो, 4x + 3y + c इज इक्वल टू 0 और यहाँ से जो परपेंडिकुलर आया है वो है 2 यूनिट्स, ठीक। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ax + by + c ले लूँ, है ना, आपको फॉर्मूला रिमाइंड कराना है बस, और कुछ नहीं। ये पॉइंट है, इसको a' और b' बोल दिया जाए और जो परपेंडिकुलर है उसको p बोल दिया जाए। तो आपको याद होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू, ये हम लेंथ निकाल रहे हैं ना, तो एब्सोल्यूट लगा दो। ये जो पॉइंट होता है ना a' b', एक काम करो x' y' कह दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, x' y', ठीक है। इस पॉइंट को इस इक्वेशन पर हम सेटिस्फाई करवाते हैं, याद रखना, इस पॉइंट को इस इक्वेशन पर हम सेटिस्फाई करवाते हैं। तो x के प्लेस पर आ जाएगा x' प्लस y के प्लेस पर आ जाएगा y' प्लस c, ओके, अपॉन √a² + b², ये फॉर्मूला है, कुछ इसमें नई चीज़ नहीं है और एकदम सिंपल चीज़ है। चलिए क्या क्या मालूम है, p कितना दे रखा है 2, हमको मालूम है 2, है ना, फिर हम एब्सोल्यूट लगा देते हैं। अब a, ये हमारी इक्वेशन है 4x + 3y + c, तो a तो है 4 और x के प्लेस पर आप क्या रखोगे, 0, आपका पॉइंट क्या है 0 0, आप इस पॉइंट को इस पर सेटिस्फाई करवाओगे, यानी कि x के प्लेस पर भी 0 और y के प्लेस पर भी 0, तो 4 × 0 + 3 × 0, ओके, प्लस c अपॉन √4² + 3²। गॉट इट। तो अब ये हो गया 2 इज इक्वल टू ये 0 क्या रह गया, ओनली c अपॉन, ये हो गया बच्चों 16 और 9 25, स्क्वायर रूट लिया तो 5, और कायदे से जब हम ये स्क्वायर, ये एब्सोल्यूट, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, जब हम एब्सोल्यूट का साइन हटाते हैं ना तो प्लस माइनस देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये सब हमने जब आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ाई थी तब आपको इसके बारे में बताया था। इवन फंक्शंस पढ़ाए थे ना, फंक्शंस के टाइम पे भी इसको हमने बताया था कि एब्सोल्यूट x ± x क्यों होता है। तो अब ये हो गया, दैट मीन्स c की वैल्यू हो गई है +- 10। नाउ यहाँ जो आंसर दिए हैं
इसमें कहीं भी प्लस माइनस नहीं दिया है, यानी कि इन्होंने सिर्फ एक वैल्यू ली है, इनकी मर्जी। हाँ, अगर वाइड उसमें देखें ना एक्सपेक्ट में, तो यहाँ पर +-10 होना चाहिए, बट इन्होंने ठीक है, इनकी मर्जी। ओके, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 8 पर। बच्चों ये भी 12th क्लास का दे दिया है इन्होंने। अब मैं इस पर आपकी टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ये फिर मुझे काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ये क्लास 12th का है, छोड़िए इसको। इधर आते हैं पार्ट नंबर 9। एक समकोणिक अतिपरवलय की उत्केंद्रता, एक्सेंट्रिसिटी इज अ रेक्टेंगुलर पैराबोला। बताइए रेक्टेंगुलर पैराबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी होती है? रेक्टेंगुलर पैराबोला आपको याद है, सॉरी हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको याद है, उसकी एक्सेंट्रिसिटी कितनी होती है? इसकी एक्सेंट्रिसिटी आपको याद रखनी है, ये होती है बच्चों √2, और इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको कोनिक सेक्शन में हाइपरबोला सिखाया था। ठीक है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 10 है ना, ये भी क्लास 12 से रिलेटेड है। ओके, तो ये भी मैं अभी आपको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो आज के वीडियो में मैंने कुछ MCQs लिए हैं और उन्हें आपको समझाया है। आगे के बच्चों हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।